मेरा नाम राशि है। मेरा विषय है तुलसीदास कविता में प्रकृति एवं स्त्री। प्रकृति से मनुष्य का संबंध चिर सहचर रूप में रहा है। प्रकृति का वर्णन हमें हिंदी साहित्य में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व साहित्य में दिखाई देता है। प्रकृति सामान्य तौर पर हम देखें तो दो रूपों में दिखाई देती है। एक तो उसका मोहक रूप है और एक उसका भीषण रूप है। मोहक रूप में हमें प्रकृति जैसे वसंत में फूलों का खिलना, महकना और नदी का बहना, मंद मंद समीर का बहना इत्यादि रूप में, जबकि भीषण रूप में हमें प्रकृति, सूर्य का आग जलना, प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सुनामी इत्यादि के रूप में दिखाई देती है। मनुष्य दोनों ही प्रकारों से प्रकृति से संवेदित होता है तथा रचना के माध्यम से उसे अभिव्यक्त करने की चेष्टा करता है। काव्य रचना के अंतर्गत देखें तो प्रकृति वर्णन हमें हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल से लेकर मध्यकाल तक विशेषता उद्दीपन और आलम्बन में दिखाई देता है, जो कि काव्यशास्त्रीय आधार है। आदिकाल में जो प्रकृति आदिकाल से लेकर मध्यकाल तक प्रकृति अधिकतर उद्दीपन रूप में हमारे सामने आती है, तो जो कि नायिका के तुलसीदास कविता में निराला प्रकृति का वर्णन कई रूपों में, विविध रूपों में करते हैं। वे उसके रूप सौंदर्य का वर्णन भी करते हैं, प्रेरक रूप में एवं जो सक्रिय रूप है, सक्रिय भागीदारी के प्रकृति की इसमें दिखाते हैं। प्रकृति का जो मानवीकरण रूप है वह प्रकृति का जो मानवीकरण रूप है वह छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति रही है, जो छायावाद की सभी कवियों में दिखाई देती है, इसका जो प्रभाव इस पर जो प्रभाव रहा है वो स्वच्छंदतावाद का माना जाता है। इसीलिए पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति का मानवीय कृत रूप हमें तुलसीदास कविता में दिखाई देता है। तरु तरु वियुद्ध विरुद्ध तृण, जाने क्या हफ्ते मरसड़ मरसड़, जैसे प्राणों से हुए उद्रण कुछ लगकर। इसमें जो हंसना अनुभाव है वह मुख्यतः मानव का है, जबकि वह हमें प्रकृति में दिखाई देता है। इस प्रकार हम प्रकृति का मानवीकरण का जो रूप है वह देख सकते हैं। प्रकृति को निराला केवल भीषण रूप में, केवल सौंदर्य के रूप में नहीं, भीषण रूप में भी दिखाते हैं। जैसे छाया ऊपर घन अंधकार, टूटता वज्र निवार, नीचे प्लावन की प्रलय धार ध्वनि हर हर। यहाँ पे नाद सौंदर्य के माध्यम से भी वह बिंब के माध्यम से प्रकृति के भीषण रूप को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास कविता के अंतर्गत प्रकृति सौंदर्य का बड़ा ही मोहक रूप हमें दिखाई देता है। मग में पिक कुहरित डाल डाल है, हरित विटप सब सुमन माल विलिति लतिकाएं ताल ताल कर इसमें पड़ता उन पर ज्योति प्रपात में चमक रहे सब कनक गात बहती मधुधीर समीर ज्ञात आलिंगे। इसमें जो केवल यह प्रकृति का सौंदर्य वर्णन ही नहीं है, यह तुलसीदास के मनोविज्ञान, जो तुलसीदास का मनोविज्ञान है उसकी छटा भी हमें इसमें दिखाई देती है। जब वह रत्नावली से रत्नावली के पीछे ससुराल में जाते हैं तो उन्हें सभी कुछ प्रेममयी दिखाई देता है। इसीलिए इस संदर्भ में वह कृष्ण युगीन प्रकृति का भी वर्णन करते हैं निराला, क्योंकि कृष्ण और राधा का संबंध प्रेम से रहा है और इसीलिए वह इस संदर्भ में भी प्रकृति को लाते हैं। धूसरित बाल तल पुण्य रेणु लख चारण वारण चपल धेनु, आ गई याद उस मधुर वेणु वादन की। इसमें जो मधुर वेणु वादन है वह कृष्ण के रूप में है, जो कि हमें दिखाई देते हैं। और तुलसीदास कविता में निराला केवल भाव पक्ष के अंतर्गत ही नहीं, जो शिल्प पक्ष के अंतर्गत भी प्रकृति का वर्णन करते हैं। उन्होंने रूपक जो बांधे हैं वह कविता की शुरुआत में ही सांध्यकाल के रूपक से शुरू होती है, जो कि निराला का प्रिय बिंब रहा है। रूपक जो रूपक बांधा है निराला जी ने, वह प्रेयसी के अलक नील व्योम दृगपल कलंक मुख मंजु सोम निश्चल प्रकाश, जो तरुणशील प्रिय तन पर पुलकित प्रतिपल मानस चकोर, देखता भूल दिख उसी ओर कुल इच्छाओं का वही छोर जीवन भर। इसमें तुलसीदास
जो तुलसीदास जो रत्नावली के रूप को देख रहे हैं, निराला ने एक विराट बिंब के द्वारा रूपक के द्वारा दिखाया है, दर्शाया है। अलग नील व्योम एक विराट जो बिंब दिखाई देता है, उसमें एक जो नवीनता का समावेश करते हैं निराला, वह है दृगपल कलंक मुखमंजू से। जो चंद्रमा में जो एक कलंक है वह दृग रत्नावली के हैं। इस तरीके से एक नवीन जो मौलिक रूपक को बांधना, एक मौलिक बिंब को बांधना, यह निराला की विशेषता है। और जो मानस चकोर यहाँ पर आया है, यह तुलसीदास का भी प्रिय बिंब रहा है, जो इस प्रसंग में निराला लेकर आते हैं क्योंकि वह तुलसीदास के प्रसंग में कविता कर रहे हैं। इस प्रकार हमें प्रकृति विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसी प्रकार जो निराला है, स्त्री का भी विविध रूपों में वर्णन करते हैं। हिंदी साहित्य के अंदर आदिकाल से लेकर रीति काल तक जो स्त्री है वह या तो सौंदर्य और भूतिया मात्र रूप में रही, या फिर गुप्ती काल में माया के रूप में, महाठगी के रूप में, विष्का बैल तक उन्होंने जो कबीरदास हैं उन्होंने कहा। यहाँ तक कि तुलसीदास भी स्त्री के संदर्भ में विवादित कवि रहे हैं। वे स्त्री को स्वतंत्रता देना, उसे बिगाड़ना समझते हैं और ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी तक कह जाते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार निराला जी ने तुलसीदास की पत्नी रत्नावली का चित्रण रीतिकालीन नारी विषयक धारणा को तोड़ने वाली स्त्री के रूप में किया है। इस तरह हम देखते हैं कि जो तुलसीदास की या फिर मध्यकालीन युगीन जो नारी थी और जो आधुनिक नारी थी, उसके बीच में एक द्वंद्व दिखाई देता है, जिसको निराला एक बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक काल में नवजागरण के साथ स्त्री चेतना का प्रश्न उठता है। इस स्त्री चेतना को अपने निबंधों में निराला ने स्पष्ट किया है कि जो नारी की स्वाधीनता है उसका संबंध राष्ट्र की स्वाधीनता के साथ भी जुड़ता है। वे स्त्री को केवल भूज्ञा के रूप में नहीं, उसे शिव और शक्ति के दर्शन के अंतर्गत शक्ति रूप में, प्रेरक रूप में दिखाते हैं। और जो नारी है वह जो निराला है वो नारी को जो सक्रिय रूप में दिखाते हैं उसकी सबसे बड़ी कवि, क्योंकि वह उसकी और जब उनकी कविताओं में हम नारी को देखते हैं तो जो पुरुष पात्र हैं उन्हें जगाने का जो कार्य है वह नारी करती है। चाहे हम राम की शक्ति पूजा में देख लें, जो सीता है और जो शक्ति रूप में दुर्गा है, वह प्रेरणा का काम करती है, शक्ति रूप में आती है। यहाँ तक कि निराला के खुद के जीवन में उनकी पत्नी मनोहरा देवी भी उनको प्रेरणा के रूप में दिखाई देती है हमें। और तुलसीदास कविता के अंतर्गत जो रत्नावली है वह धिक्कार तक तुलसीदास का पथ प्रदर्शक बनती है। निराला स्त्री के संदर्भ में अत्यंत ही सावधान कवि हैं। वे रत्नावली के मध्यकालीन रूप माया और जो आधुनिक रूप है, जो कि सत्य रूप है, दोनों का वर्णन करते हैं। निराला की जो प्रकृति हमें निराला के यहाँ दिखाई देती है और जो नारी हमें निराला के यहाँ पे तुलसीदास के अंतर्गत दिखाई देती है, वह देवी जो प्रकृति है मगर यथार्थ बोध के रूप में दिखाई देती है, जो यथार्थ का बोध कराती है। और नारी जो दिखाई देती है वह हमें प्रेरक शक्ति के रूप में दिखाई देती है, जो कि निराला की तुलसीदास जो कि